जय हिंद दोस्तों, यहाँ पर यूपी बोर्ड क्लास 12th सामान्य हिंदी का हम यहाँ पर फुल सॉल्यूशन लाए हैं। पूरा मॉडल पेपर है। ऐसा ही पेपर आपका 16 फरवरी 2023 को जो हिंदी का एग्ज़ाम है उस दिन भी ऐसा ही आएगा। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर आपको 3.25 घंटे के साथ 100 नंबर रहेगा। एक ही प्रश्न पत्र रहेगा, 2 खंडों में विभाजित रहेगा। तो यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न क्या है, हिंदी में यात्रा वृत्त रचना का प्रारंभ किस युग की देन है। तो हिंदी में यात्रा वृत्त रचना का जो प्रारंभ माना जाता है वो भारतेंद्र युग से माना जाता है। ठीक है, कब से? भारतेंद्र युग से। उसके बाद यहाँ पर देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि वसुधा मासिक पत्रिका के संपादक कौन थे। तो वसुधा मासिक पत्रिका के संपादक जो है वो हरिशंकर परसाई थे। ठीक है, कौन थे? हरिशंकर परसाई। ठीक, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती मासिक पत्रिका का संपादन किया था और सरदार पूर्ण सिंह ने मर्यादा और टुडे मासिक पत्रिका का संपादन किया था। ठीक, ये फैक्ट भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, वोल्गा से गंगा कहानी संग्रह के लेखक कौन हैं। तो वोल्गा से गंगा जो है कहानी संग्रह के लेखक जो हैं वो राहुल सांकृत्यायन है। ठीक है, कौन है? राहुल सांकृत्यायन। उसके बाद देखिए यहाँ पर कौन सी कहानी भारतेंद्र युग के पूर्व की कहानी है। तो यानी भारतेंद्र युग के पहले की कहानी कौन सी है, इनमें से ही आपको क्या करना है, बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इस रानी केतकी की कहानी ईसा अल्लाह खां द्वारा जो रचित है, यह क्या है? भारतेंद्र युग के पूर्व की कहानी है, यानी आदिकाल की कहानी है। ठीक है, और जो 11 वर्ष का समय है ये जो है रामचंद्र शुक्ल की रचना है, एक इतिहास है। ठीक है, और यहाँ पर इंदुमती जो है किशोरीलाल गोस्वामी की पहली कहानी मानी जाती है, इंदुमती को। ठीक है, और यहाँ पर जो दुलाई वाली है ये बंग महिला यानी राजेंद्र बाला घोष द्वारा रचित है, जो कि प्रथम मौलिक कहानी मानी जाती है। ठीक है, ये फैक्ट आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर प्रश्न कि सच्ची वीरता हिंदी गद्य की किस विधा की रचना है। तो सच्ची वीरता जो है किस विधा की रचना है? तो निबंध विधा की रचना है। ठीक है, इसको जो है सरदार पूर्ण सिंह जी ने लिखा है। ठीक है, और उपन्यास की हम बात कर लेते हैं तो पहला उपन्यास जो है वो परीक्षा गुरु है। ठीक है, लाला श्रीनिवास दास का। और यहाँ पर जो है नाटक की बात कर लेते हैं तो पहला नाटक नहुस माना जाता है, गोपाल चंद्र गिरधर द्वारा रचित। ठीक, उसके बाद देखिए यहाँ पर काव्य के 5 क्वेश्चन जो आते हैं। सुमित्रा नंदन पंत आधुनिक काल के किस युग से संबंधित हैं। तो सुमित्रा नंदन पंत को जो है प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है, गांधी जी ने संबोधित किया था। तो यह किस युग से संबंधित है? सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, तो ये जो है छायावादी युग से संबंधित है सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, उसके बाद देखिए तो सुमित्रा नंदन पंत को ही जो है चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार, कला और बूढ़ा चांद पर जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था, ये भी आपको याद रखना है। कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है? तो केशव दास को जो है कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। ठीक है, और उसके बाद देखिए यहाँ पर कितनी नाव में कितनी बार रचना के लिए अज्ञेय को कौन सा पुरस्कार मिला था। तो कितनी नाव में कितनी बार के लिए जो है अज्ञेय को जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ठीक है, कौन सा पुरस्कार मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था अज्ञेय को कितनी नाव में कितनी बार के लिए। और जो है संस्कृत के 4 अध्याय के लिए इनको जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था अज्ञेय को ही। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर तोड़ती पत्थर किसकी रचना है। तो तोड़ती पत्थर जो है वह किसकी रचना है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है वह तोड़ती पत्थर। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी की रचना है तोड़ती पत्थर। नेक्स्ट देखिए कि इनमें से रीति काल को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो रीति काल को जो है श्रृंगार काल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और स्वर्ण काल किसको जाना जाता है? तो भक्ति काल को जो है स्वर्ण काल के रूप में भी जाना जाता है। और नई
कविता युग को जो है नवलेखन काल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन आ जाता है गद्य से संबंधित 10 नंबरी क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ देखिए एक गद्यांश करना है, 2 में से 1 करना होता है। प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 नंबर का 10 नंबर मिल जाते हैं। तो देखिए नए शब्द, नए मुहावरे एवं नई रीतियों के प्रयोगों से युक्त भाषा की व्यवहारिक प्रदान करना ही भाषा में आधुनिकता लाना है। ये देखिए पता तुरंत चल गया, भाषा और आधुनिकता पाठ से लिया गया है। ठीक है, तो पहले प्रश्न का हम आंसर देना चाहेंगे। तो प्रस्तुत गद्यांश के पाठ का शीर्षक, तो शीर्षक क्या है पाठ का? भाषा और आधुनिकता। लेखक का नाम प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। ठीक है, ये 2 नंबर मिल गया। फिर पूछ रहा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, तो रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर जी सुंदर रेड्डी कहते हैं कि यहाँ पर नए नए शब्दों को, ठीक है, नए नए जो पारिभाषिक शब्द यानी जिनकी परिभाषा जानी जा सके उन शब्दों को और नई नई शैली की प्रणालियों को व्यवहार में लाना ही, यानी नए शब्द लाना जरूरी नहीं है, उनको अपने व्यवहार में लाना ही भाषा में आधुनिकता प्रदान करना है। ये नहीं कि नए शब्दों को रख दो तो वह जो है भाषा में आधुनिकता ला देंगे, ऐसा नहीं है। भाषा में आधुनिकता लाने का मतलब यह है कि उन शब्दों को अपने व्यवहार में लाना, अपने आचरण में लाना ही भाषा में आधुनिकता प्रदान करता है। क्यों? क्योंकि हम जब उच्चारण करेंगे या किसी के सामने बोलेंगे तभी पता चलेगा कि यहाँ पर भाषा में जो है नए शब्दों का विस्तार हुआ है या मिलन हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर किन किन के प्रयोग से भाषा आधुनिक बनती है। तो नए शब्दों से, नए मुहावरों से, नई रीतियों से जो है क्या होती है, जो भाषा होती है वो आधुनिक बनती है। ठीक है, और उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न क्या है इसमें कि भाषा का विकास कब नहीं होता है। तो भाषा का विकास जो है कब नहीं होता है, तो जब भाषा को जो है हम केवल आधुनिक युगीन विचारधाराओं के अनुरूप नए शब्दों के गढ़ने मात्र से ही भाषा का विकास नहीं होता है। यानी नए शब्द हम शामिल कर दें भाषा में तब भाषा का विकास नहीं होता है। नए शब्द शामिल करने के साथ ही उनको अपने आचरण में या व्यवहार में लाएं तब भाषा का विकास माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि नए शब्द गढ़ने मात्र का क्या तात्पर्य है, स्पष्ट कीजिए। नए शब्द गढ़ने मात्र का तात्पर्य यही है कि उनको जो है भाषा में शामिल न करके उनको जो है भाषा में शामिल करने के साथ साथ अपने आचरण या व्यवहार में लाना ही जो है नए शब्द गढ़ने का तात्पर्य है। ठीक, उसके बाद देखिए यहाँ पर अथवा करके जो दूसरा है, हमारी युवा शक्ति से संपर्क कायम करने के मेरे फैसले का आधार भी यही रहा है। यानी इसको हम पूरा पढ़ते हैं तो यह जो है हमारी युवा शक्ति से ही पता चल गया कि यह जो है हम और हमारा आदर्श पाठ से लिया गया है। और इसको जो है यहाँ पर पूछ रहा है कि गद्यांश के शीर्षक हम और हमारा आदर्श, लेखक का नाम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ठीक है, और उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर देखिए कि अब्दुल कलाम जी क्या कहते हैं इस गद्यांश के थ्रू, वे कहते हैं कि हमारी जो युवा शक्ति है उसके संपर्क में हमें आने से वो एक आधार प्राप्त होता है कि हम अपने देश को कैसे अग्रसर बना सकते हैं। उनके सपनों को जानना और उसके साथ ही उस युवा शक्ति के सपनों को जानना और उन्हें बताना कि अच्छे या बुरे या भरे पूरे, यानी कि जो आपके सुख सुविधाओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पूर्ण जीवन का सपना देखना, यानी अपने सपनों को साकार करना और फिर उस स्वर्णिम युग के लिए यानी आने वाले समय के लिए काम करना ही सही है। यह सारी बातें जो हैं वो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो है युवा शक्ति से करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न है
कि हम अपने आसपास प्यार तथा खुशियों का प्रसार कब कर सकेंगे। तो हम अपने आसपास जो है खुशियों का प्रसार या प्यार का प्रसार कब कर सकेंगे, जब हम जो है अपनी बातों को जो हमें अच्छी लगती है वही दूसरे के साथ करें, तब जो है हम अपने आसपास प्यार एवं खुशियों का प्रसार कर सकेंगे। अब पता लगा हमको बुरी लग रही है लेकिन सामने वालों को उपदेश हम दे रहे हैं, तो यह सही नहीं है। ठीक, उसके बाद देखिए यहाँ पर प्रश्न किया गया है कि स्वर्णिम युग के लिए कार्य करना कब सही है। स्वर्णिम युग के लिए कब कार्य करना सही है, तो जब कार्य करना सही है जो हमारी इच्छाओं के अनुरूप हो। ठीक है, जो हमारी इच्छाओं के अनुरूप का मतलब सही हो और हमारी इच्छा के लिए हो, यानी हमारी इच्छा भी हो उस काम को करने के लिए, उसे ही स्वर्णिम युग कहा जाता है, यानी स्वर्णिम युग के लिए कार्य करना कहा जा सकता है। नेक्स्ट है कि लेखक का युवा शक्ति से संपर्क कायम करने के फैसले का आधार क्या रहा है। तो लेखक का युवा शक्ति से संपर्क कायम रखने के लिए फैसले का जो आधार रहा है वह जो है शक्ति से संपर्क मेरे फैसले का आधार रहा है कि उनके सपनों को जाना जाए और उनको अच्छी तरीके से बताया जाए और उनकी सुख सुविधाओं का भी ध्यान रखा जाए और उसके बाद जो है स्वर्णिम युग की कामना की जाए। ठीक, तो यह जो है गद्यांश था। उसके बाद देखिए यहाँ पर पद्यांश आ जाता है। ठीक है, क्या आ जाता है, पद्यांश आ जाता है। तो देखिए यहाँ पर जो पद्यांश है, आज की दुनिया विचित्र नवीन प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन, हैं बधे नर के करों में वारी विद्युत भाप, हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप, है नहीं बाकी कहीं व्यवधान, लांघ सकता है नर सरित गिर सिंधु एक समान। तो यह जो है किस पाठ से लिए, देखिए यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन उपयुक्त पद्यांश के कवि। तो कवि जो है वो रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। कविता का नाम जो है अभिनव मनुष्य है। ठीक है, और उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि रेखांकित अंश का भावार्थ यानी कि अर्थ बताइए। तो आज की दुनिया विचित्र नवीन प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन। तो इसका अर्थ जो है दिनकर जी कहते हैं कि आज की जो दुनिया है बड़ी नवीन है, नई है और बड़ी विचित्र भी है, जो आज मनुष्य वैज्ञानिक प्रगति के द्वारा प्रकृति से संघर्ष करते हुए भी सभी क्षेत्रों में विजय प्राप्त कर लिया है, यानी प्रकृति पर जो है पूरी तरीके से विजय प्राप्त कर लिया है। ठीक है, उसके बाद तीसरा प्रश्न है कि आज के मनुष्य ने किस पर विजय प्राप्त कर ली है। तो प्रकृति पर विजय प्राप्त कर ली है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि है नहीं बाकी कहीं व्यवधान पंक्ति का क्या अर्थ है। ठीक है, तो है नहीं बाकी कहीं पर व्यवधान। तो यहाँ पर देखिए आशय जो है क्या है कि आज का जो मनुष्य है हर दृष्टि से इतना अत्यधिक साधना संपन्न हो गया, साधन संपन्न हो चुका है कि वह जो है प्रकृति के सारे तत्वों को पार कर सकता है। अब उसके लिए किसी भी प्रकार की कोई भी प्रकार की कठिनाई जो है नहीं रह चुकी है, यानी वह सभी चीज़ों को, प्रकृति की सारी चीज़ों को लांघ सकता है, यानी कि जान सकता है, उसका उपयोग कर सकता है। ठीक है, उसके बाद देखिए कि जिसके हुक्म पर पवन का ताप चढ़ता उतरता है, तो मनुष्य के हुक्म पर जो है पवन का ताप चढ़ता है और उतरता है। ठीक है, जो अभिनव मनुष्य, आज का जो नया मनुष्य है। उसके बाद दूसरा प्रश्न देखिए यहाँ पर क्या है कि विस्तृत नभ का कोई कोना मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना न इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली, मैं नीर भरी दुख की बदली। तो यहाँ पर जो है पद्यांश का संदर्भ पूछ रहा है। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि के प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यांजलि में संकलित गीत 3 नामक पाठ से लिया गया है और इसकी रचयिता जो है वो महादेवी वर्मा जी हैं, या इसकी कवयित्री जो है महादेवी वर्मा जी हैं। ठीक है, ये गीत 3 से लिया गया है। ठीक है, किससे लिया गया है, गीत 3 से लिया गया है। आपको पता होना चाहिए आपके यहाँ जो है
3 गीत हैं, गीत 1, गीत 2, गीत 3। तो ये गीत 3 से लिया गया है और यह जो है सांध्य गीत नामक इनकी प्रसिद्ध रचना है महादेवी वर्मा की, उनसे यह लिया गया है। और जो 3 कोई गीत हैं उनको हम बता देते हैं। तो गीत जो पहला है उसमें आपको लास्ट में ना मिलेगा, ठीक है, ना मिलेगा, यानी जब पद्यांश आपका खत्म होगा तो वहाँ पर ना मिलेगा, ठीक है, क्या मिलेगा, ना मिलेगा, ठीक है। तो वह जो है गीत नंबर 1 है और वह सांध्य गीत से लिया गया है। और जो गीत 2 है उसमें ला मिलेगा, क्या मिलेगा लास्ट में, ला मिलेगा, वह जो है दीप शिखा का गीत नंबर 2 है, ठीक। और उसके बाद जो तीसरा गीत है उसमें ली मिलेगी, ठीक है, मैं नीर भरी दुख की बदली, ठीक, यहाँ भी आप देख रहे हैं ली लिखा है। तो मैं नीर भरी दुख की बदली ये गीत नंबर 3 से लिया गया, ये भी सांध्य गीत से लिया गया है। ये फैक्ट आपको याद रखना है। अब हम इसका उत्तर देते हैं। तो यहाँ पर हमने पद्यांश का संदर्भ दे दिया, गीत नंबर 3 सांध्य गीत रचना है, ठीक है, और इसको जो है महादेवी वर्मा जी ने लिखा है। दूसरा प्रश्न है प्रस्तुत पद्यांश में अलंकार योजना पर प्रकाश डालना है। तो प्रस्तुत पद्यांश में अलंकार योजना, तो यहाँ पर देखिए कि अलंकार योजना, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए का कोई कोना, इसमें जो है क्या है, अनुप्रास अलंकार है। और उसके बाद जो है इतना इतिहास जो है इसमें भी क्या है, अनुप्रास अलंकार है, ठीक है। तो ये अनुप्रास अलंकार हो गया और पूरे पद्यांश में जो है वो मानवीकरण अलंकार है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है महादेवी वर्मा जी हैं वो अपनी तुलना, ठीक है, वो किससे कर रही हैं, जो ऊपर बादल है आकाश में उससे कर रही हैं कि आप आते हो क्षण भर में नष्ट हो जाते हो, वैसे हम भी यहाँ पर धरती पर आते हैं और हम भी नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो एक दूसरे का कंपैरिजन किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार भी है, ठीक है। अदर कुछ इसमें लिखना होगा तो आप लिख सकते हैं कि भाषा इसमें जो है खड़ी बोली है, शुद्ध एवं खड़ी बोली है, और जो शैली है वो गीतात्मक है, यानी गीत है, आपको पता ही है, ठीक है। छंद मुक्तक छंद का प्रयोग हुआ है, गुण माधुर्य है, ठीक है। और जो शब्द शक्ति है वो लक्षणा शब्द शक्ति है, ठीक। और यहाँ पर वियोग श्रृंगार रस का प्रयोग हुआ है। इतनी चीज़ आप लिखेंगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। विस्तृत नभ का कोई कोना मेरा न कभी अपना होना, इसका क्या करना है, व्याख्या करनी है। तो यहाँ पर कवित्री कहती हैं कि जिस प्रकार आकाश की अत्यधिक यानी अधिक विस्तृत भाग में फैले हुए होने के उपरांत भी बादल को वहाँ पर स्थान नहीं मिलता है, यानी बादल वहाँ स्थिर नहीं रहता है और अपने संपूर्ण जीवन काल में इधर उधर घूमता रहता है, उसी प्रकार मुझे भी इस विशाल संसार में कहीं भी स्थायित्व प्राप्त नहीं होता है, यानी स्थिरता नहीं मिलती है, ठीक है। उसके बाद चौथा प्रश्न है कवित्री अपने जीवन की तुलना किससे व क्यों करती है। कवित्री अपने जीवन की तुलना बादल से करती है। क्यों करती है? क्योंकि वह जो है ऐसा समझती है कि जो बादल होता है आता है और अपना अस्तित्व बिखेर कर यानी कि बरस कर चला जाता है, वैसे मानव भी आता है और अपने जीवन कर्म को करते हुए चला जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है कि काव्य पंक्तियों के अंत में कवित्री अपना परिचय किस रूप में प्रस्तुत कर रही है, ठीक है। तो कवित्री जो है अपना परिचय जो है प्रस्तुत करते हुए कहती है कि इस विशाल संसार का कोई भी भाग मेरा अपना नहीं है, उसकी पहचान एवं इतिहास मात्र यही है कि वह कल आई थी और आज चली जा रही है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट हमारा प्रश्न जो पूछा जाता है वह है लेखक का जीवन परिचय के साथ साहित्यिक परिचय और कृतियाँ लिखना होता है। तो जीवन परिचय आप देंगे, साहित्यिक परिचय देंगे, रचना का उल्लेख करेंगे और भाषा शैली लिख देंगे तो आपको 5 नंबर पूरा मिल जाएगा। और यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी और जो है एक वासुदेव शरण अग्रवाल, ठीक है, यानी 2 लेखक आप जीवन परिचय याद कर लेते हैं तो आपको 5 नंबर आपको मिल जाएगा। आपको किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी, 80 शब्दों में लिखना होता है लगभग, ठीक है।
और कवि का साहित्यिक परिचय और कृतियाँ, तो यहाँ पर जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, मैथिलीशरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर और सुमित्रानंदन पंत या फिर महादेव वर्मा। ठीक है, इनमें से कम काव्य में से 3 से 4 कवि का साहित्यिक परिचय, जीवन परिचय, कृतियाँ याद करना पड़ेगा आपको। यहाँ भी 5 नंबर मिल जाएगा। पंचलाइट और ध्रुव यात्रा कहानी का उद्देश्य से हमने वीडियो बना के अपलोड कर दिया, वहाँ पर आप देख सकते हैं। और उसके बाद बहादुर कहानी की कथावस्तु, बहादुर कहानी का उद्देश्य भी हमने डाल रखा है वीडियो, उसको भी आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद ये सभी 80 शब्दों में लिखने होते, 5 नंबर आपको दिया जाता है। और उसके बाद ये इलाहाबाद खंड में प्रतापगढ़ की कहानी खंड काव्य वो सत्य की जीत है। ठीक है, क्या है? सत्य की जीत है। तो सत्य की जीत आपको क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा। इसमें 2 प्रमुख पात्र हैं। ठीक है, प्रमुख पात्र एक स्त्री के रूप में द्रौपदी है और दुशासन या फिर युधिष्ठिर है। ठीक है, तो यहाँ पर द्रौपदी पात्र का स्त्री पात्र का चित्रण करना है। तो स्त्री पात्र में ये सत्य की जीत इंट्रोडक्शन लिखना होगा 2-3 लाइन में। ठीक है, द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी द्वारा रचित एक सत्य की जीत खंड काव्य में नायिका वो द्रौपदी हैं। ठीक, और उनके बाद चरित्र इनका स्वाभिमानी थी, निर्भीक एवं साहसी थी, विवेकशील थी, सत्यनिष्ठ एवं न्यायप्रिय थी, वीरांगना थी और नारी जाति के लिए आदर्श थी। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लिख देंगे, आपको 5 नंबर मिल जाएगा। और उसके बाद हम बात करते हैं खंड खा की पूरा डिटेल में, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। आपका 7 नंबर का एक गद्यांश आता है, संस्कृत का एक पद्यांश आता है, टोटल 14 नंबर आते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहला गद्यांश इनमें से एक करना होता है, 2 नंबर का संदर्भ होता है। तो संदर्भ हम कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के संस्कृत भाषा या महत्वम नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है, तो यह संस्कृत भाषा या महत्वम नामक पाठ से लिया गया है। इसकी हम हिंदी अनुवाद जान लेते हैं। तो यहाँ देखिए, धन्यो अयम भारत देशः यत्र समुल्लसति जनमानस पावनी भव्य भावोद्भाविनी शब्द संदोह प्रसविनी सुरभारती। धन्यो अयम, यह भारत देश धन्य है। धन्योयम भारत देश, यह भारत देश धन्य है। यत्र, जहाँ समुल्लसित जनमानस पावनी, मनुष्यों के चित्त को शुद्ध करने वाली, भव्य भावोद्भाविनी, अच्छे भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्द संदोह प्रश्नी, शब्दों के समूह को जन्म देने वाली, सुरभारती, देववाणी सुशोभित है। विद्यमानेषु निखिलेष्वपि वाङ्मयेषु अस्याः वाङ्मयः सर्वश्रेष्ठं सुसंपन्नं च वर्तते। विद्यमान संपूर्ण साहित्यों में इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है। इयमेव भाषा संस्कृत नाम्नापि लोके प्रथिता अस्ति। यही भाषा संस्कृत नाम से भी संसार में प्रसिद्ध है। अस्माकं रामायण, हमारे रामायण, महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चत्वारो वेदा, चारों वेद, सर्वोपनिषदः, सभी उपनिषद, 18 पुराणानि, 18 पुराण, अन्यानि च, तथा अन्य, महाकाव्य नाट्यादीनि, महाकाव्य, अन्य महाकाव्य नाटक आदि अस्यामेव भाषायां लिखितानि सन्ति। नाटक आदि इसी भाषा में लिखे गए हैं। ठीक है, तो यह संस्कृत भाषा या महत्वम नामक पाठ से लिया गया है। इसका पूरा हिंदी अनुवाद वीडियो पड़ा हुआ है, जाकर आप देख सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ दूसरा अथवा करके यह कहाँ से लिया गया है, तो आप देख रहे हैं, अस्य पिता पंडित व्रजनाथ मालवीय, यानी कि महामना मालवीय पाठ से लिया गया। यह वीडियो पड़ा हुआ है, जाकर आप पूरा देख लीजिए और समझ लीजिए। जो ना समझ में आए कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, हम उसका सलूशन ज़रूर देंगे आपको। तो यहाँ पर
यह प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत के महामना मालवीय नामक पाठ से उद्धृत है या लिया गया है। तो इसका हम हिंदी अनुवाद जान लेते हैं। अस्य पिता, ठीक है, यानी कि इनके पिता, किनके, पंडित मदन मोहन मालवीय के पिता पंडित व्रजनाथ मालवीय, पंडित व्रजनाथ मालवीय संस्कृतस्य सामान्यः विद्वानः आसीत्। व्रजनाथ मालवीय संस्कृत के माननीय या सम्माननीय विद्वान थे। अयम प्रयागे एव संस्कृत पाठशालायां राजकीय विद्यालय में और सेंट्रल महाविद्यालय च शिक्षां प्राप्य अत्रैव राजकीय विद्यालय अध्यापनम आरब्धवान्। इन्होंने प्रयाग में ही संस्कृत पाठशाला, राजकीय विद्यालय तथा मेयर सेंट्रल महाविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की और यहीं पर जो है राजकीय विद्यालय में अध्यापन कार्य शुरू कर दिया। युवा मालवीय स्वकीयेन प्रभावपूर्ण भाषणेन जनान मनांसि अमोहत। युवक मालवीय ने अपने स्वयं के प्रभावपूर्ण भाषण से जो है लोगों का मन अपनी ओर आकर्षित कर लिया। अतः अस्य सुहृदा तम प्राणिवाक पदवीं प्राप्य देशस्य श्रेष्ठतरां सेवा कर्तुं प्रेरितवन्तः। अतः इनके शुभचिंतकों ने इन्हें वकील की पदवी प्राप्त कराकर राष्ट्र की श्रेष्ठतम सेवा करने के लिए प्रेरित किया। तदनुसारम, उसके अनुसार अयम विधि परीक्षा उत्तीर्ण प्रयागस्थे उच्च न्यायालय प्राणिवाक कर्म कर्तुमारभत। और उसी के अनुसार इन्होंने कानून की परीक्षा उत्तीर्ण कर ही प्रयाग में स्थित उच्च न्यायालय में वकालत प्रारंभ कर दिए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर कि श्लोक है, इनमें भी आपको 2 नंबर का संदर्भ, 5 नंबर का हिंदी अनुवाद। तो देखिए यहाँ पर जयंती ते महाभागा जन सेवा परायण, तो यहाँ पर जो है यह भी महामना मालवीय पाठ से लिया गया है। जयंती ते महाभागा जन सेवा परायणा, जयंती ते उनकी जय हो, महाभागा जो शामिल होते हैं, जन सेवा परायण लोगों की सेवा में तत्पर रहते हैं, उनकी जय हो। जरा मृत्यु अभयम, जरा यानी बुढ़ापा, मृत्यु यानी मृत्यु, नास्ति, ठीक है, जो मृत्यु और बुढ़ापे से कभी नहीं घबराते हैं। ऐसाम कीर्तितनो क्वचित, इनकी जो कीर्ति होती है वह फैली हुई होती है, ठीक है, यानी कि जो जन सेवा में परायण लोग होते हैं, तत्पर लोग होते हैं, उन महापुरुषों की जय हो जो कहीं भी बुढ़ापे और मृत्यु से कभी भयभीत नहीं होते हैं, उनकी कीर्ति जो है सदैव फैली रहती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अथवा करके जो दिया गया, निंदन्ति निपुणा यदि व स्तुवन्तु, तो यहाँ पर जो है यह जो लिया गया है वो सुभाषित रत्नानि पाठ से लिया गया है, ठीक है, सुभाषित रत्नानि पाठ से। तो देखिए, निंदन्ति निपुणा यदि व स्तुवन्तु, निंदन्तु नीति निपुणा, नीति में निपुण लोग निंदा करें, यदि व स्तुवन्तु या फिर स्तुति करें, ठीक है। लक्ष्मी समाविशतु, लक्ष्मी आए, गच्छतु या चली जाएं, व यथेष्टम इच्छा अनुसार लक्ष्मी आएं या स्वेच्छा से चली जाएं। अद्यैव व मरणमस्तु युगांतरे, व मृत्यु आज ही हो जाए या फिर युगों के बाद हो। न्यान्यात पथ प्रविचलन्ति पदमना धीरा, धीर का मतलब धैर्यवान पुरुष, जो धैर्यवान पुरुष होते हैं उनके पथ जो है न्याय से या न्याय मार्ग से कभी विचलित नहीं होते हैं, ठीक। उसके बाद देखिए यहाँ पर इसका भी वीडियो पड़ा हुआ है, जाकर आप देख सकते हैं, नहीं तो हम प्लेलिस्ट में दे देंगे या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ पर आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ घड़ों पानी पढ़ना, तो यहाँ 4 में से 1 करना होता है और वाक्य प्रयोग भी करना होता है। घड़ों पानी पढ़ना, तो इसका अर्थ क्या हो जाता है, तो घड़ों पानी पढ़ना यानी अत्यधिक लज्जित हो जाना, ठीक है। एक चुप सौ को हराए, यानी कि चुप रहने वाला व्यक्ति अच्छा होता है। दोनों हाथों में लड्डू, यानी कि दोनों तरफ से लाभ होना। टेढ़ी खीर होना, यानी कठिन कार्य होना, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर संधि है सुरेश, तो सुर प्लस ईस होता है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर 1 सही है, सुर प्लस ईस ऑप्शन
सही है। उसके बाद दूसरा है पितृआज्ञा, पितृ प्लस आज्ञा जो है ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही है, पितृ प्लस आज्ञा। और उसके बाद है पवनम, तो पो प्लस अनम, ठीक है, पो प्लस अनम जो है यहाँ पर ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है, पो प्लस अनम जो है ऑप्शन ही नहीं है, तो पो प्लस अनम ऑप्शन ये हम बनाते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर शब्द युग में सही शब्द चुनना है, नियति और नियत और नियति, ठीक है। तो नियति और नियत, ठीक है, आपकी नियत कैसी है, ठीक है। नियत यानी कि निश्चित होता है, ठीक है, निश्चित होता है। नियति का मतलब भाग्य होता है, निश्चित और भाग्य, ठीक है। और उसके बाद दूसरा है कि श्रवण श्रमण, ठीक है, श्रवण और श्रमण है। तो यहाँ पर जो है श्रवण यानी सुनने वाला चीज़ क्या होता है, कान होता है, ठीक है। श्रवण का मतलब होता है भिक्षु यानी कान और भिक्षु, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ विभक्ति है, तो नामना जो है विभक्ति और वचन बताना है। तो नामना, ठीक है, पंचमी और षष्ठी का एक वचन होता है, विभक्ति का स्पेशल वीडियो पड़ा है, जाकर देख लीजिए। तो नामना षष्ठी और पंचमी विभक्ति का एक वचन होता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 1 4 दिख रहा है, ये ऑप्शन आपका क्या है, सही है, ठीक है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर कि आत्मनोह में विभक्ति वचन क्या है, तो षष्ठी और सप्तमी के द्विवचन में जो है ओ की मात्रा होती है। तो यहाँ पर षष्ठी का द्विवचन ऑप्शन आपका सही है, सप्तमी के द्विवचन में भी ओ यानी आत्मनोह होता है, ठीक। उसके बाद यहाँ पर देखिए पूछ रहा है क्वेश्चन की अर्थ बताना है, एक शब्द के 2 अर्थ। तो अनंत का मतलब होता है आकाश, ठीक है, आकाश होता है, विष्णु होता है, ठीक है, और शेषनाग भी होता है, लक्ष्मण भी होता है, या जिसका अंत ना हो वो भी होता है। यहाँ पर दूसरा शब्द है पद, ठीक है। तो पद का मतलब पैर भी होता है, छंद में चरण भी होते हैं, पद का मतलब गीत भी होता है और स्थान भी होता है, यानी कौन से पद स्थान पे हैं, ठीक। नेक्स्ट है माधव, तो माधव का अर्थ जो होता है मधु भी होता है, ठीक है, कृष्ण होता ही है। और उसके बाद जो है वसंत ऋतु भी होती है और वसंती भी होती है, ठीक है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर एक शब्द के लिए, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, पेट में लगने वाली आग क्या कहलाती है, जठराग्नि कहलाती है या जठरानल, ठीक है, पेट में लगने वाली आग जठरानल। और जो है बड़वानल क्या होता है, बड़वाग्नि क्या होता है, समुद्र में लगने वाली आग जो है, ठीक है, समुद्र में लगने वाली आग बड़वाग्नि होती है। और जो दावाग्नि होती है इस जंगल में लगने वाली आग होती है, जिसको दावानल भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद है जिसकी गर्दन सुंदर हो उसको बोलते हैं सुग्रीव, ठीक है, क्या बोलते हैं, सुग्रीव। उसके बाद यहाँ पर 2 वाक्यों को शुद्ध करना होता है, 2 नंबर। तो हम आपसे पहले ही कहे थे, तो यहाँ पर हम हो जाएगा कि हमने आपसे पहले ही कहा था, ठीक। उसके बाद दूसरा है कल वह परीक्षा में नहीं बैठा, तो वह कल परीक्षा में नहीं बैठा, ठीक है। नेक्स्ट है कि सभा में अनेकों वक्ता थे, तो यहाँ हो जाएगा सभा में अनेक वक्ता थे। नेक्स्ट है कि यह गुलाब का फूल है, तो यह फूल गुलाब का है, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर काव्य सौंदर्य के तत्व, शांत रस और करुण रस, ठीक है। तो शांत रस और करुण रस में हमको क्या करना है, बताना है, ठीक है, परिभाषा और उदाहरण देना है। तो शांत रस क्या होता है, हम एक ही परिभाषा बताते हैं आपको, जहाँ पर विभाव अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से निर्वेद नामक स्थायी भाव जागृत होता है, वहाँ पर शांत रस। करुण रस में जो है शोक नामक स्थायी भाव जागृत होता है, वहाँ पर करुण रस होता है। तो शांत रस जो है चलती चाकी देखकर दिया कबीरा रोए, दुई पाटन के बीच में साबुत बचा न कोय, ठीक है। और उसके बाद करुण रस की बात करें तो ब्रज के विरही लोग दुखारे, ठीक है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि यमक और उत्प्रेक्षा अलंकार दोनों में से एक का जो है लक्षण यानी परिभाषा और उदाहरण देना है। तो यमक अलंकार का लक्षण की बात करते हैं, तो जब
किसी शब्द में या जब किसी वाक्य में एक शब्द एक ही बार आए, जब किसी वाक्य में एक शब्द कई बार आए, उसके अर्थ भी कई हो या भिन्न भिन्न हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे यानी उदाहरण, काली घटा का घमंड घटा, एक घटा का अर्थ जो है वो बादल हो गया, एक घटा का मतलब कम हो गया। नेक्स्ट इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाती है, वहाँ पर जो है उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है। और यहाँ पर जो है उदाहरण की बात करते हैं तो सोह तोड़े पीठपट श्याम सलोनी गात, मनहु नील मणिशैल पर आतपि प्रयोग प्रभात। यहाँ पर मनहु वाचक शब्द है, इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। मनु मानो जनु जानो जनहु। ठीक है, ये शब्द वाचक शब्द होते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान के लिए। और उसके बाद है दोहा चौपाई छंद का लक्षण उदाहरण। ठीक है, तो लक्षण दोहे का जानिए कि यह एक अर्धसममात्रिक छंद है और इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। ठीक है, उदाहरण की बात करते हैं तो रहीमन पानी राखी बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। ठीक है, और चौपाई छंद की बात करते हैं तो यह एक सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। ठीक, उदाहरण की बात करते हैं तो जो है बंदव गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, अमीय मोरिमय चूरन चारु, समन सकल भव रूज परिवारु। ठीक है, और उसके बाद देखिए यहाँ पर पत्र लेखन आता है। तो पत्र लेखन हम आपको बता देते हैं कि आप ऋण से संबंधित, ठीक है, बैंक से ऋण से संबंधित और किसी समस्या से संबंधित ये 2 टॉपिक तैयार कर लीजिए, आप आसानी से 6 नंबर प्राप्त कर लेंगे। और पत्र कैसे लिखा जाता है वीडियो पड़ा है, जाकर आप देख सकते हैं। और उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है निबंध आता है। तो निबंध जो है किसी एक विषय पर, ठीक है, लिखना होगा, 9 नंबर मिलेंगे आपको। तो यहाँ पर भ्रष्टाचार एक अभिशाप, बेरोजगारी एक समस्या या एक अभिशाप, ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इनको आप कंप्लीट रखिए और उसमें आप जो है सबसे बड़ी चीज़ निबंध कैसे लिखें ये वीडियो आप जाकर देख लेना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है आपको संकेत बिंदु लिखना होता है। संकेत बिंदु के लिए आपको 2 नंबर दिया जाता है, पूरी डिटेल लिखने में 7 नंबर, टोटल 9 नंबर आपको दिया जाता है। तो और इम्पॉर्टेंट, भ्रष्टाचार एक अभिशाप, बेरोजगारी एक अभिशाप, विज्ञान अभिशाप व वरदान, इंटरनेट, भारतीय किसान, जनसंख्या वृद्धि, पर्यावरण प्रदूषण, वन महोत्सव या वनारोपण, ये सभी जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है टॉपिक है निबंध के। इनको आप कंप्लीट रखिए जिससे आपको किसी प्रकार की जो है समस्या ना हो। तो यह जो है हमारा पूरा वीडियो कंप्लीट होता है। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ये भी बता दीजिएगा कि आपको किस पर वीडियो चाहिए, क्योंकि 16 फरवरी को आपका एग्ज़ाम है हिंदी का। तो यह जो है पूरा का पूरा सलूशन कंप्लीट हो गया। तो हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करवा दें, उनको भी ये लाभ प्राप्त हो सके। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय, टेक केयर।